गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है आप लोगों का इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का अध्याय 3 का हम आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला हेडिंग आप लोगों का है परमाणु संरचना के नियम। पहला हेडिंग कौन सा है बच्चों? परमाणु संरचना के नियम। अगली हेडिंग उसमें है परमाणु क्रमांक, ठीक ना। नेक्स्ट हेडिंग कौन सा उसमें? परमाणु क्रमांक। फिर अगला जो आपका है इसमें टॉपिक है नेक्स्ट वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपको हम बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, आयन और आयनीकरण के बारे में, विद्युत धारा के बारे में बताएंगे, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है उसके बारे में बताएंगे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, और विद्युत वाहक बल क्या होता है इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो ये इतने हेडिंग्स आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे हम। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी हमारे वीडियो आते हैं वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अब देखिए आप लोग, परमाणु संरचना का नियम। परमाणु संरचना के क्या क्या नियम होते हैं बच्चों? तो इसका जो पहला नियम आपका है, परमाणु संरचना का पहला नियम है, इसमें कहता है कि जो आपके प्रत्येक परमाणु होते हैं सामान्य अवस्था में परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है बच्चों। ध्यान से समझ लीजिएगा कि परमाणु, जो भी परमाणु हमारे होते हैं उसमें सामान्य अवस्था में परमाणु के क्रम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। यानी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एक दूसरे के तुल्य होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के तुल्य, एक दूसरे के समान होते हैं। यानी P = E, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये आपका पहला नियम है। एक बार फिर बता दें कि परमाणुओं में सामान्य अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। या आप कह सकते हैं कि परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के तुल्य होते हैं। ठीक ना बच्चों, समझ में आ गया पहला नियम? ये आपका पहला नियम है। इसका दूसरा नियम है कि परमाणुओं में विद्यमान जो कक्षाएं होती हैं, परमाणुओं में आपकी जो कक्षाएं होती हैं उसको K, L, M, N, O, P और Q अक्षर से दर्शाया जाता है। ठीक है, K, L, M, N, O, P, Q ये आपके कक्षाओं को, परमाणुओं में कक्षाओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन अक्षरों का प्रयोग परमाणुओं में कक्षाओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्रथम जो आपकी 4 कक्षाएं हैं K, L, M, N, ये जो 4 कक्षाएं होती हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उनका विवरण हम 2n के पावर 2 × n के पावर 2 के रूप में भरते हैं। या फिर हम 2 × n, यानी अगर हम देखेंगे तो K कक्षा में, K आपका क्या है? पहली कक्षा है, तो K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 × 1, n क्या है? n यानी पहली कक्षा की संख्या। यहाँ पे n क्या है बच्चों? कक्षा की संख्या है। तो यहाँ पे n के पावर 2 = कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि 1 के पावर अगर आप क्या करते हैं, चाहे जो संख्या देंगे 1 के घाते चाहे जितना हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8 कुछ भी हो, उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट कक्षा में, ये K कक्षा में हो गया बच्चों। L कक्षा में कितने होंगे? L कक्षा में 2 × 2 के पावर 2 = क्या हो जाएगा? 2 × 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मान क्या होगा? 4। तो 2 × 4 = 8। L कक्षा में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर आपका M कक्षा में कितने होंगे? इसी तरह से 2 × 2 के पावर 3 = ये 16, क्योंकि 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आपका। ठीक, फिर आपका N कक्षा में कितने होंगे बच्चों? N कक्षा में कितने होंगे?
2 × 2 के पावर 4 इक्वल टू 32। n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो प्रथम 4 कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाने के लिए 2 × n के पावर 2 का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, समझ में आ गया? कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जो अगला हेडिंग है, इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सूत्र के अनुसार 2 × n के पावर 2 के रूप में पहली कक्षा में जब भर जाते हैं तभी अगली कक्षा में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक ना, समझ में आया? कि यानी अगर जो आपकी, देखिए अभी हम फिगर बना के दिखाते हैं कि जैसे आपका जो भी सेल है ये आपका मान लीजिए नाभिक है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स की कक्षाएं हैं परमाणु संरचना के नियम में, ये आपका है। ठीक, अब यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी के कक्षा, ये आपका यल, ये आपका यम, ये आपका क्या हो गया यन, KLMN। अब अगर हमें मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? 1 होती है। प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो भी आपकी क्या होती है? 1 होती है। न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है। सिर्फ हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है बच्चों? 1 है। तो के कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का ये आपका हो गया। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या E बराबर जो होता है 1 होता है, P बराबर जो होता है 1 होता है, और N बराबर जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो ये आपका हो गया। जिसे इस तरह से हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन की परमाणु संरचना दिखा सकते हैं। अगला अगर हम करें हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 8। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 8। और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भी कितनी होती है? 8। ठीक है ना। ऑक्सीजन में क्या होता है? यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को दर्शाते हैं तो इसमें सभी वैल्यू जो होता है वो 8 8 8 8 होता है। तो अब देखिए हमें पहली कक्षा में कितने ऑक्सीजन के लिए अब बता रहे हैं, पहली कक्षा में कितने हमें दर्शाना है? 2। के में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसके बाद अब बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स किस कक्षा में होंगे? नेक्स्ट कक्षा एल में। कक्षा एल में तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक ना। अब इसी तरह से अगर सोडियम का हमें दर्शाना है तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 11 होती है, प्रोटॉन की संख्या 11 होती है। ठीक ना। सोडियम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 11 होता है, प्रोटॉन 11 होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक ना। अब इसे दर्शाना है तो हमने फार्मूले के अनुसार बताया था कि कक्षाएं भर जाएंगी तब आ जाके अगली कक्षा में बढ़ेगा। तो 2 × n के पावर 2 दूसरी कक्षा में कितनी होनी चाहिए? 8 होने चाहिए। तो पहली कक्षा में 2 है ही, दूसरी कक्षा में हमें 2 और बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे कितने होंगे? 8। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 2 10। अभी 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? बढ़ गया है। तो वो किस कक्षा में जाएगा? अगली कक्षा में। वो किस कक्षा में जाएगा? नेक्स्ट कक्षा में जाएगा। अब ये आपका क्या हुआ? सोडियम को परमाणु संरचना के रूप में ये आपका दर्शाया गया है। नेक्स्ट आपका चौथा नियम है इसमें बच्चों कि करा अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा यानी क्यू, अंतिम कक्षा में अधिक से अधिक जो आपके सबसे अधिक है करा वो आपके 8 से अधिक नहीं हो सकते। जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कराए अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में क्यू से पहली कौन सी कक्षा होती है? क्यू से पहली कौन सी कक्षा होती है? पी। तो उससे पहली कक्षा में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक ना। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहले की कक्षा में
18 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और पांचवा जो नियम है वो कह रहा है कि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने पर भी नई कक्षा का निर्माण प्रारंभ होता है। मतलब जो भी कक्षा है उसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो जाते हैं तभी जाके अगली कक्षा का निर्माण होता है। यानी अगर हमारा यल है के को छोड़ करके, ठीक ना बच्चों, के को छोड़ करके आपका जो भी कक्षाएं हैं उसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो जाते हैं तभी जाके अगली कक्षा का निर्माण शुरू होता है। तो ये परमाणु संरचना का नियम था, आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों परमाणु क्रमांक क्या होता है, देखिए परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व का एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक ना। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, किसी भी तत्व में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स अथवा विद्यमान प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक ना बच्चों, समझ गए आप लोग। अभी इसका मतलब जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, ठीक ना। फिर आपका ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। उसी तरह से सोडियम का कितना है? 11 है, ठीक ना। ये आपका क्या है? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। या फिर प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो सोडियम की जो परमाणु क्रमांक हुई वो कितना हुआ? 11 हुआ, ठीक ना। नेक्स्ट है बच्चों परमाणु भार। हम इसमें लिखना भूल गए हैं तो आप लोग को फिर एक हेडिंग और बता दे रहे हैं। परमाणु भार क्या होता है, ठीक ना। परमाणु भार, परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी तत्व के एक परमाणु को नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या, देखिए ध्यान से समझिएगा कि किसी भी तत्व में विद्यमान प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु भार कहलाती है। आप लोग परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में ध्यान से समझ लीजिएगा। परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है या फिर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। और परमाणु भार जो होता है वो किसी भी तत्व में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जब मिलाते हैं तब जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? परमाणु भार, ठीक ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संकुल संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु भार कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है? परमाणु भार कहा जाता है। अब आप लोग देखिए परमाणु भार के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वैलेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? वैलेंस, VALANCE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको कहा जाता है। तो क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु को अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, किसी भी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का बताया तो हाइड्रोजन का एक ही कक्षा है, ठीक ना, एक ही कक्षा था, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स था, तो वो आपका एक ही कक्षा का वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा हमने फिर आपको ऑक्सीजन बताया, उसके अंतिम कक्षा में जो थे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 2 3 4 5 6। अंतिम कक्षा में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसमें जो 6 हैं वो क्या हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपके 6 क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से
अगर हम देखें सोडियम का, सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स था? अंतिम कक्षा में उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स था। आप लोग देखे होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ इसमें? एक। सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक है। तो इस तरह से किसी भी परमाणु में जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। देखिए किसी भी परमाणु में अंतिम कक्षा में सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिसके अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, जो दूसरी कक्षाओं में क्या होता है, अगर दूसरी कक्षाएं आपकी हैं जिस विद्युत वाहक बल के थ्रू, वो क्या होते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। यानी इन जो एक या दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पहले वाली कक्षाओं से क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। बहुत से ऐसे परमाणु हैं जिनके अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तो ये जो परमाणुओं द्वारा आरोपित थोड़े से आकर्षण के कारण ये क्या होते हैं? अपनी कक्षाओं से दूर हो जाते हैं। इसीलिए इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। मुक्त का मतलब क्या है आपको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये क्या होता है? थोड़ी सी आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इसीलिए इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार फिर से कि बहुत से ऐसे परमाणु हैं जिनके अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि थोड़े से आकर्षण के कारण वो क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। इसीलिए इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक ना बच्चों? नेक्स्ट आपका है टॉपिक इसमें आयन एवं आयनीकरण। आयन एवं आयनीकरण। आयन आयनीकरण क्या होता है बच्चों? देखिए आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ठीक ना? जिस परमाणु में आवेश होता है, जो आवेश युक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। ठीक है? दो प्रकार के आयन हैं आपके, एक धन आयन होता है, दूसरा ऋण आयन होता है। ठीक ना बच्चों? आयन किसे कहा जाता है? समझ लीजिए, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और जो आपके आयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होता है, दूसरा ऋण आयन होता है। धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन अब क्या होता है? धन आयन किसे कहा जाता है? जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की आवेश इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कम हो जाती है। जब देखिए परमाणु में, किसी भी परमाणु में निर्धारित संख्या का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, जब किसी परमाणु में आवेश जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कम हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? धनायन हो जाते हैं। आवेश, ध्यान से समझिएगा, आवेश जो है वो क्या होता है? कम हो जाता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो वो क्या होता है? धनायन होता है। इसे क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। और ऋणायन क्या होता है? ऋणायन आपका, जब आपके ऋणायन समझ लीजिए, आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाए। आवेश आपका क्या होना चाहिए? आवेश अगर इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की आवेश इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या से अधिक हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि आवेश अगर अधिक है तो ऋण आयन, आवेश अगर कम है तो क्या है? धन आयन। ठीक ना बच्चों? समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक है। अगला इसमें है आयनीकरण। आयनीकरण किसे कहते हैं? ठीक ना? आयनीकरण किसे कहा जाता है?
देखिए इसमें दिया है कि परमाणुओं अथवा परमाणु समूहों के आयन बनने की प्रक्रिया को आयनीकरण कहा जाता है। क्या? परमाणुओं तथा परमाणु समूहों को आयन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आयनीकरण कहा जाता है। यानी जिस प्रक्रिया से परमाणु बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आयनीकरण कहा जाता है। ठीक ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आयनीकरण फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अगर आप परमाणुओं अथवा परमाणु के समूहों को आपस में आयन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। ठीक ना। और अब आपका देखिए अगला टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा, जैसे हमने आप लोगों को बताया कि बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। विद्युत धारा क्या होता है बच्चों, उसको बताने जा रहे हैं। विद्युत धारा तो हमने अभी पहले बताया इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में कि बहुत से परमाणु ऐसे होते हैं जिनके अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं और वो थोड़े से आकर्षण से कारण क्या होते हैं? थोड़े से आकर्षण के कारण फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिस विद्युत वाहक बल के थ्रू उनको आकर्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी जिस विद्युत वाहक बल के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को उनकी कक्षा से क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक ना बच्चों। कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। गतिमान आपका होता है, ये जानते हैं, परिक्रमा होते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल के थ्रू विद्युत वाहक बल के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स अंतिम कक्षा में होते हैं उसे क्या कर देते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित होने की प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट आपका है टॉपिक विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा किसे कहते हैं? तो दिया विद्युत धारा की दिशा कि प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार विद्युत धारा की दिशा धन से ऋण की तरफ चलती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है बच्चों? ध्यान से समझिएगा। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन से किधर चलती है? ऋण की तरफ। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो आपका धन से ऋण की तरफ चलती है। इसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स खोज एवं परमाणु संरचना ज्ञात हो जाने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स की खोज एवं परमाणु संरचना ज्ञात हो जाने के बाद यह पता चला कि जिस वस्तु के परमाणु कुल इलेक्ट्रॉन्स त्याग देते हैं उन्हें धनावेशित कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं उसे ऋण आवेशित कहते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए जो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देते हैं उसे क्या कहते हैं? धनावेशित कहते हैं। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेशित कहते हैं। एक बार फिर विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो किधर से होती है? प्लस से माइनस की तरफ। विद्युत धारा की दिशा किधर से होती है? प्लस से माइनस की तरफ होती है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को त्यागते हैं उन्हें धना आवेशित कहा जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं उसे ऋणावेशित कहा जाता है। ठीक ना, समझ गए होंगे अब आप लोग विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर में जो कहते हैं कि यदि किसी बिंदु में 1 सेकंड समय में 6.28 इंटू 10 के पावर 8
10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाएं तो विद्युत धारा का मान जो है वो क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 सेकेंड में अगर 6.2 इंटू 8 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में अगर प्रवाहित हो जाएं तो वो किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर के बराबर होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है, और अगर 1 सेकंड में 6.2 इंटू 8 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? 1 एम्पियर बोला जाता है। ठीक ना बच्चों, अब आप लोग ये समझ गए होंगे। अब अगला आपका टॉपिक है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं? ईएमएफ, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ईएमएफ, और इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोला जाता है। तो क्या होता है विद्युत वाहक बल? देखिए, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो क्या है बच्चों? वोल्ट है। विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है उसे क्या कहें? वोल्ट। और इसे दर्शाते किससे? वोल्ट को किससे दर्शाया जाता है? वी से। वोल्ट को वी से दर्शाया जाता है। एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। एम्पियर को किससे दर्शाते हैं? ए से। आप लोग समझ लीजिएगा। तो विद्युत वाहक बल एक बार फिर समझ लीजिए कि किसी भी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक ना? इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।